बजट उसका रेवेन्यू पार्ट, वहां पर टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्स की बातें हमने खत्म की। अब आते हैं इधर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, एज सच कलेक्शन वाले रेट और वो असेंडिंग डिसेंडिंग हमने देख लिया कि उधर भी एक्साइज, सर्विस और कस्टम इस हिसाब से जाएगा। ठीक, और सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन कहां पर है कि हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा एक्साइज में, क्योंकि मेक इन इंडिया को हम प्रमोट करने वाले हैं। अब हर एक बार जब बजट आता है तो टीवी वाले, न्यूज़पेपर वाले वो शुरू हो जाते हैं, ये चीज सस्ती हुई, ये चीज महंगी हुई एंड सो ऑन। तो ये अपने लिए काम का नहीं है। कोई अगर बहुत काम चीज हुई तो वो हम जब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाला पिलर पढ़ेंगे तब जाके देख लेंगे कि ये सस्ता हुआ या महंगा किया। एज सच फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम जब देखेंगे तो ये ऐसे नहीं देखेंगे एक एक चीज को कि टिकट महंगा हुआ या सिगरेट सस्ता हुआ। हम इस प्रकार से देखेंगे कि अगर मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, स्टार्टअप कंपनियों को प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, तो कस्टम और एक्साइज में क्या करना चाहिए था। ठीक है, कस्टम इंपोर्ट पे भी लगता है, एक्सपोर्ट पे भी लगता है और एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मुझे सोच के बताओ कि इंपोर्ट होने वाली चीजों पर कस्टम मेरे को लेना है तो उसे बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। समझते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल है तो उस पर कम करना चाहिए ताकि रॉ मटेरियल भारत में आए और मेक इन इंडिया बढ़े। इंटरमीडिएट गुड्स है तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे कम करनी चाहिए ताकि वो ज्यादा प्रोसेस होकर फिनिश गुड भारत में बने और फिर हो सकता है हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। रिन्यूएबल एनर्जी वाला कोई कंपोनेंट हो, विंड मिल, सोलर एनर्जी, तो हाँ उस पर भी कम करना चाहिए। फिनिश गुड अगर हो, स्पेशली लग्जरी गुड्स, बहुत महंगे वाले मोबाइल फोन हो, एसयूवी कार्स हो, ऐसा कुछ, तो उस पर बढ़ाना चाहिए। क्लियर है। ठीक, तो मेक इन इंडिया के लिए इधर ऐसा करना चाहिए, किया है और ज्यादातर उसी प्रकार से बजट बना है। एक्सपोर्ट में सोच के बनाओ, कस्टम मेरे को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए। अगेन कैविएट्स है, अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, लेटर से कोयला या आयरन ओर, तो उस पे हमने कस्टम एक्सपोर्ट पे बढ़ा देना चाहिए ताकि उतना कम एक्सपोर्ट हो और लोकल इंडस्ट्री को मिल जाए ताकि मेक इन इंडिया प्रमोट। फिनिश गुड पे क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए ताकि विदेशी बाजार में भारत की चीज सस्ती मिले और अपना उत्पादन मांग उस प्रकार से बढ़े। अभी एक्साइज, तो एक्साइज में आप क्या करोगे, अगर कोई एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज है, ऐसा कुछ बन रहा है, विंड मिल, सोलर पैनल, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज कम करो। लग्जरी गुड, हार्मफुल आइटम ऐसा कुछ है तो बढ़ाइए आप। हार्मफुल जैसे कि हेल्थ के लिए हार्मफुल क्या, ये एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उस पर हाँ बढ़ाया गया। पहले 18% था, बढ़ा के मेरे ख्याल से किया 21%। उसी प्रकार टॉबेको, सिगरेट, उस पे भी आप बढ़ाओ। जैसे कि पान मसाला, उस पे लगेगा 19%, गुटखा पे मेरे ख्याल से 81%, तो हाँ वो बढ़ाना चाहिए ताकि कंजम्पशन कम हो। स्पेसिफिक पॉइंट्स कि ये वाला सस्ता महंगा हुआ, जब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आएंगे तो देख लेंगे। ठीक, एक और बात, ये एक्साइज पे यहाँ हमने क्या देखा, अगर कोई चीज लग्जरी गुड हो या हार्मफुल आइटम हो तो उस पे बढ़ाना चाहिए। तो सोने पे क्या करना चाहिए, सर्वे बोलता है गोल्ड इज अ डीमेरिट गुड। कैसे, वो इस प्रकार से कि सोने में आपने जो भी निवेश कर दिया वो पैसा सर्कुलेट होना बंद हो गया, तो वो निवेश में कहीं किसी को मिल जाए, जैसे कि अगर आप सोच लो कि बैंक में या म्यूचुअल फंड्स में डालते, वो नहीं होगा, राइट। तो ये एक तो आपकी अपना जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसको ब्लॉक करता है, उस प्रकार से टॉक्सिक डीमेरिट गुड है। दूसरी बात, सोना कौन खरीदता है, भारत के अंदर इनकम हिसाब से पिरामिड बनाओ तो टॉप 20% मालदार पॉपुलेशन है, वो भारत में जो भी खपत हो रहे उसका 80% गोल्ड तो वही लोग खपत कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, इट इज अ लग्जरी गुड इन अ वे हार्मफुल गुड, तो उसका जो भी मतलब गोल्ड की ज्वेलरी अगर बन रही है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगनी भी चाहिए और ज्यादा लगनी चाहिए। अब तक का कन्वेंशन ये था कि गोल्ड के ज्वेलरी पे क्या लगता था, 0% सेंट्रल एक्साइज, राइट। लेकिन उसके सामने ये कंज्यूमर गुड्स, उस पे अराउंड 12.5% का एक्साइज ड्यूटी लगता था, ये अपना जो भी सोप है या वाटर बॉटल कुछ भी। सो ये तो गलत हो रहा है, राइट, यहाँ पर भी कुछ लगना चाहिए था। सर्वे ने और भी बोला कि ये एक प्रकार की इम्प्लिसिट सब्सिडी है टू द रिच, क्योंकि उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लग रहा है और वो ही सारा माल खरीद रहे हैं। अराउंड 4000 करोड़ रुपीज आर लॉस्ट। उसी प्रकार अलग अलग चीजों में उन्होंने ये गिनाया। सो बॉटम लाइन वॉज कि गोल्ड इज अ डीमेरिट गुड और उसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने कुछ पैसा लगाना चाहिए था, टैक्स मांगना चाहिए था। तो 2016 के बजट में बोला गया हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, किस पर, नॉन सिल्वर ज्वेलरी पर। उन्होंने ऐसा नहीं बोला गोल्ड ज्वेलरी पे लगाएंगे, वो इनडायरेक्टली बोल के गए नॉन सिल्वर ज्वेलरी पर। और वो कितना लगेगा, 1% से लेके 12.5%। 1% ये मतलब क्रेडिट के हिसाब से कि आप इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप ये आंकड़े अगर समझते हो तो जीएसटी वाला
स्लाइड देख लेगा और वहां पर सैनवेट सिस्टम आप समझ लेना, ठीक। सो अभी के लिए ये समझो कि गोल्ड ज्वेलरी है उसके ऊपर कितना एक्साइज है, 1% लगाया गया इन बजट 2016। तो सभी ज्वेलर्स लोग हड़ताल पे चले गए, धमाल किया। तो सरकार ने जस्टिफिकेशन देना शुरू किया कि हमने ये 1% क्यों लगाया है सेंट्रल एक्साइज। पहला जस्टिफिकेशन कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने 1% वैट तो लगाए है, तो 1% वो मांगते, 1% हमने मांग लिया तो क्या गुनाह है। दूसरा, ये इमिटेशन ज्वेलरी बगसरा, उस पे तो 6% लगता ही है, तो इस पे अगर थोड़ा लगाए तो क्या है। नेक्स्ट, ये सारा चीज जब होगा तो हम लोग जीएसटी की ओर बढ़ेंगे। सारे हम अगर रेट स्ट्रीमलाइन करें और जीएसटी आ जाएगा तो उसमें बायर सेलर सभी को फायदा है। आगे बात, इस गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर भी ये चीज किसको अफेक्ट करेगी। हमने पाया कि 20% ऑफ द हाई इनकम पॉपुलेशन वही 80% कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अल्टीमेटली वो माथे पे चढ़ेगा। दूसरा, छोटे जौहरी जो हैं, छोटे गांव शहर में, उन पे हम लोग ये एक्साइज नहीं मांग रहे। जो भी बड़े ज्वेलरी हाउसेस है जिनका 6 करोड़ से 12 करोड़ तक का टर्नओवर हो, उसके ऊपर ये मांगा जा रहा है। तो छोटे ज्वेलर बेफिजूल का वो धमाल कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। आगे बात, इन बड़े ज्वेलर्स को भी हम प्रताड़ित नहीं करेंगे। वो जाके ऑनलाइन रजिस्टर कर दे और ये बोल दे हमारा इतना मैन्युफैक्चरिंग या ज्वेलरी बनाया था, इतना टैक्स से भर दिया। कोई उनका स्टॉक वेरिफिकेशन हम नहीं करेंगे, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर आके उनको हैरास नहीं करेगा। वो बड़ा ज्वेलर अपने सीए का सर्टिफिकेट दे दे और बात खत्म, राइट। तो उनको भी 1% भरना है और कोई हैरासमेंट हम नहीं करेंगे। आगे, हमने अशोक लाहरी कमेटी बनाई है जो ज्वेलर्स की डिमांडों पे गौर करेगा और इस हिसाब से भविष्य में कोई और सुधार करने पड़े तो वो भी करेंगे। तो ये सारे मतलब उनको सांत्वना दी गई और फिर ज्वेलर्स ने धीरे धीरे अपना हड़ताल वापस ले लिया है, ठीक। तो गोल्ड के ऊपर एक्साइज लगाया गया, व्हाई इट इज वन टाइप ऑफ लग्जरी गुड एंड हार्मफुल गुड, और सरकार को अपना फिजिकल कैपेसिटी भी बढ़ाना था। उसी प्रकार एक नई चीज लेके आई सरकार, टीसीएस, टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये चीज पे लगेगा। अगर आप 10 लाख से ज्यादा वाली महंगी कार खरीदोगे तो जो भी एक्साइज वगैरह तो वो तो इम्बेडेड होके आएगा, वेट वगैरह लगेगा वो राज्य सरकार का, और फिर अपना जो भी राज्य सरकार का व्हीकल रजिस्ट्रेशन और उसके ड्यूटी वो तो अलग। बट उसके अलावा डीलर ने 1%, ये मान लो 11 लाख की कार इसने खरीदी मीखा सिंह ने, तो उस पर 1% टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स बोल के उतना ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा और वो जाके डीलर सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को जाके भरेगा। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स ऑन लग्जरी आइटम्स, ठीक। तो 10 लाख से ज्यादा वाली महंगी गाड़ियों पे लगेगा 1% टीसीएस। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट करके खरीद रहा है तो उसने भी, जो भी बेच रहा है उसने 1% टीसीएस वहां पर भी करना पड़ेगा। सेलर विल हैव टू कलेक्ट एंड डिपोजिट टू सीबीईसी, इनडायरेक्ट टैक्स। इससे फायदा क्या, ऐसा आप सोचो कि 1% से तो क्या आमदनी होगी, बट जो भी थोड़ा रेवेन्यू मिल गया। बड़ा फायदा ये है कि इससे हमको ऐसे लोगों का डेटा मिल जाएगा जो कि महंगी चीजें खरीद रहे हैं या फिर कि कैश दे के वो महंगी चीज खरीद रहे हैं। हो सकता है उनमें से कई सारे लोग वो टैक्स बेस से मिसिंग हो। अपना टैक्स बेस क्या है, 2.5 लाख से ज्यादा ऊपर का रेट 10, 20, 30%, बट वो 2 नंबर का पैसा कहीं से आया और वो सीधा खरीदी कर रहे हैं, सो ऑन। तो उन सबको पकड़ने के लिए एक प्रकार से डेटाबेस अपने को मिले, इसलिए ये टीसीएस, टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स लेके आए हैं। यद्यपि ये चीज फार्मर्स और ऐसे कुछ कैटेगरी पे लागू नहीं होगी, ठीक। अब इसे सवाल बनाते हैं, इनमें से कौन सी चीज से केंद्र सरकार का टैक्स बेस बढ़ेगा। 1% टीसीएस ऑन परचेज ऑफ लग्जरी कार्स, डिविडेंड के ऊपर एडिशनल 10% जो लगाया गया, राइट। 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही टैक्स, बट अगर आपको 10 लाख से ज्यादा मिला है तो अलग से आपने भरना पड़ेगा वो चीज। या तीसरा, रेजिंग इनकम टैक्स स्लैब्स, इनमें से किन चीजों से अपना टैक्स बेस बढ़ेगा। ओनली 1 and 2, आप समझो। टैक्स स्लैब बढ़ा के मैं करूं तो अभी कितना है अपना 2.5 लाख, में ऐसा बोल दूं 3 लाख कर दिया तो आपके हाथ में जितने टैक्स पेयर हैं उससे तो कम हो जाएंगे, राइट। तो उससे आपका टैक्स बेस तो बढ़ेगा नहीं, तो तीसरा कैंसिल करो, उस हिसाब से हो गया ओनली 1 and 2। दूसरा लॉजिक, ये दो चीज कैसे, क्योंकि टैक्स अपना बजट डॉक्यूमेंट में सीधा उसने बोला कि ये 2 काम हमने क्यों किया है, बिकॉज वी वांट टू ब्रॉडन द टैक्स बेस। कौन सा, एक तो लग्जरी कार पे ये टीसीएस और डिविडेंड वाली चीज, ठीक। और क्या, इनडायरेक्ट टैक्स है तो उस पर अलग अलग प्रकार के सेस लगते हैं। अपने को सर्विस पे वो कृषि कल्याण और स्वच्छ भारत और वो तो मालूम है, बट उसके अलावा भी जूट, रबर, मीका,
एस्बेस्टोस, इन सब पे भी कुछ ना कुछ सेस लगते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने अब ये सोचा है कि ऐसे अलग अलग 33 टाइप्स ऑफ सेस वी विल एबॉलिश, क्योंकि उनमें से हार्डली 50 करोड़ की एक में से आमदनी हो रही थी और वो पूरा तामझाम बेफिजुल हो रहा था। ठीक, तो ये पुराने बहुत सारे सेस खत्म किए गए। नए बजट के हिसाब से कौन कौन से सेस लगेंगे? सबसे पहले एक्साइज के ऊपर, एक्साइज पे वो लेके आए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन व्हीकल्स। नाम से सिद्ध है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हाईवे या ऐसा कुछ बनाने के लिए ये पैसा यूज किया जाएगा। ये किस पे लगेगा? व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा। और स्पेसिफिकली बोला गया कि ये पैसा राज्यों के साथ केंद्र सरकार शेयर नहीं करेगी। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का हॉर्स पावर कितना है। 1% भी हो सकता है, 2.5% या 4%, डिपेंड। ये छोटी गाड़ियों पे 1%, 2.5% डीजल गाड़ी हो इतने तक, और एसयूवी ऐसा दमदार गाड़ी है तो उस पर 4% लगेगा। लेकिन सरकार मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी कोई बस हो, एम्बुलेंस हो, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए कोई व्हीकल बनाए गए हो, ई कार्स, हाइड्रोजन फ्यूल कार्स, इन सब चीजों पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? याद करो, अगर मेक इन इंडिया या रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा कुछ क्लीन एनर्जी वाली चीज है, उसको मदद करने वाले पर हमने उसको सस्ता रखने चाहिए, इस कारण से वहां पर नहीं लगाएंगे। ठीक, सो एक्साइज पे एक तो ये लेके आए, गाड़ियों पे लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। दूसरा होता है, पहले उसको बोलते थे क्लीन एनर्जी सेस, उसका बजट 2016 में नाम बदल के कर दिया क्लीन एनवायरमेंट सेस। मतलब एक तो नाम बदला गया। किस पे लगेगा? कोल, लिग्नाइट और पीट का जो भी खनन होके वो बनाया जाता है। कितना लगेगा? पहले था पर टन 200 रुपए, उसको बढ़ा के कर दिया 400 रुपए। अब नाम से सीधे ये क्या करेगा? क्लीन एनवायरमेंट जो प्रोजेक्ट R&D वगैरह चलता है उसे फाइनेंस करेगा। डबल कर दिया, वो क्यों? हमने पेरिस समिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके साथ अगर कंप्लायंस करना है देन वी रिक्वायर लॉट ऑफ मनी रिसोर्सेज, तो फिजिकल कैपेसिटी भी बढ़ाना था, तो एक ये काम किया। नेक्स्ट, तो मतलब एक्साइज पे क्या चल रहा है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा ये क्लीन एनर्जी। फिर आते हैं हम लोग सर्विस टैक्स पर। सर्विस टैक्स पर क्या लगेगा? दो चीज लगेगी। वन इज स्वच्छ भारत सेस, वो तो पहले से चालू था। मतलब 2015 बजट में ये बोला गया कि केंद्र सरकार ये सर्विसेज के ऊपर अप टू 2% स्वच्छ भारत टैक्स लगा पाएगी। ऐसा उन्होंने फर्स्ट दे गॉट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद नवंबर 2015 के अंदर उन्होंने शुरू किया कि 0.5% ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज, और वो शुरू किया गया। अभी बजट 2016 में ये बोला है कि 1 जून 2016 से हम लेके आएंगे एक और चीज, कृषि कल्याण सेस, और ये भी 0.5 रहेगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक तो नाम से सिद्ध है, ये स्वच्छ भारत के लिए, ये कृषि कल्याण के लिए। दूसरा अंतर क्या है? ऐसा दोनों का 0.5%, लेकिन यहाँ पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी स्वच्छ भारत में, यहाँ पर इनपुट क्रेडिट मिलेगी। अब ये इनपुट क्रेडिट क्या है? अगेन सैनवेट वाला जीएसटी लेक्चर आप समझ लेना। ठीक, और क्या क्या अंतर समझते? 2015 बजट आने से पहले सर्विस टैक्स पे कुछ इस प्रकार के सेस लगते थे। मान लो 100 रुपए की सर्विस बेची गई तो सर्विस टैक्स लगता था 12 रुपए। इस सर्विस टैक्स के ऊपर 3% एजुकेशन सेस लगता था, तो 12 का 3% कितना हुआ? 36 पैसे। तो कुल मिला के आपने कितना रकम पे करना पड़ता था? 112 रुपए 36 पैसे। मतलब इफेक्टिव सर्विस टैक्स कितना था? 12.36। अब क्या होगा? ये 2015 स्वच्छ भारत और अभी कृषि कल्याण के बाद 100 रुपए की सर्विस है, उस पे सर्विस टैक्स कितना लगता है? 14 रुपए। स्वच्छ भारत सेस, उस पे ये बोला गया 0.5% ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विस। मतलब 0.5% 14 रुपए का नहीं, किसका? 100 रुपए का 0.5%, वो कितना होगा? 50 पैसा लगेगा। तो फाइनल कितना हुआ? 114 रुपए 50 पैसे। अब आगे चल के जब कृषि कल्याण सेस होगा तो उस पे भी ये बोला जा रहा है कि 0.5% ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। अगेन तो और 50 पैसे आप जोड़ो तो कितना हो गया? इफेक्टिव सर्विस टैक्स 15%, 15% हो गया। उसी प्रकार एक्साइज और वगैरह में वो कुछ करेंगे, एक कॉमन स्लैब जैसा तैयार हो ताकि जीएसटी की ओर बढ़ने में हमको सुविधा रहे। ठीक, मतलब याद क्या रखना है? हमने अब तक ये समझा था कि भाई टैक्स के ऊपर सेस लगता था, और वो बात सही भी थी एजुकेशन सेस में, बट वो बात सर्विस टैक्स में सही नहीं है। यहाँ पर स्वच्छ भारत सेस किस पे लगता है? सर्विस टैक्स के ऊपर नहीं लगता, वो लगता है वैल्यू ऑफ द सर्विस पे। ओके, और यहाँ पर भी अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ तो सबसे ज्यादा माल मिलने वाला था कॉर्पोरेशन, देन इनकम, एक्साइज, सर्विस, कस्टम एंड एसटीटी। इधर भी जो भी आंकड़े हैं लेटेस्ट से कि ये अब तो को मिलेगा एक्साइज में 3,17,000 करोड़ रुपए, तो वो इंक्लूडिंग सरकार ने प्रोजेक्शन किया कि 3,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के और 26,000 करोड़ क्लीन एनवायरमेंट वाले सेस के, और वो प्लस एक्साइज, इतना कुल मिला के हमको ये माल मिलने वाला है। सेम इज फॉर सर्विस की वहां पर
स्वच्छ भारत सेस से 10,000 करोड़ मिलेंगे और कृषि कल्याण सेस से 5,000 करोड़ मिलेंगे। अब सवाल, इधर ज्यादा क्यों और इसमें कम क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत सेस तो 1 अप्रैल 2016 से काउंट होगा, बट कृषि कल्याण कब से? 1 जून 2016 से। तो स्वाभाविक थोड़ा डिले से शुरू हुआ तो कलेक्शन कम आएगा। एनीवेज, सर्विस टैक्स किस पे लगता है? सवाल हमने ये पूछना चाहिए, सर्विस टैक्स किस पे नहीं लगता है? उन सब का लिस्ट बनाओ जिन पे नहीं लगता, उन सभी चीजों के अलावा वाली चीजों पे लगता है। तो सर्विस टैक्स डज नॉट अप्लाई टू 2 टाइप ऑफ थिंग्स, या कि वो नेगेटिव लिस्ट में हो या कि वो एग्जेम्प्टेड में हो। नेगेटिव लिस्ट मतलब जो भी फाइनेंस बिल उसके अंदर सर्विस टैक्स रिलेटेड बातों में बोल दिया गया हो कि इन चीजों पे नहीं लगेगा। 17 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर। आरबीआई का सर्विस है, पोस्ट ऑफिस का सर्विस, फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज माइनस ट्यूशन एंड सो ऑन। ठीक, तो इन चीजों पे से सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और ये स्टैट्यूटरी इसलिए बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट क्योंकि ये फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, तो वहां कुछ भी बदलाव करना है तो अगेन पार्लियामेंट का मंजूरी चाहिए। तो ये एक बात हुई। उसके अलावा सरकार अपनी मर्जी से गैजेट नोटिफिकेशन से कुछ बोल दे कि इन पे हम नहीं लगाएंगे, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। जैसे कि ये प्रधानमंत्री की जो भी सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, जनधन, अटल पेंशन, इन योजनाओं पे नहीं लगाएंगे। क्यों? ताकि वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने को सस्ता दिखे, लोअर मिडिल क्लास पुअर पीपल दे बाय इट, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। ओके, ये तो था। बजट 2016 में नया क्या लेके आए? उन्होंने बोले कि 2 नई एग्जेम्प्टेड थिंग्स। दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना, इसका प्रयोजन क्या है? युवाओं को तालीम देंगे। तो वो जो तालीम और असेसमेंट करने वाली, जो भी तालीम और असेसमेंट करने वाली संस्था है, दे आर प्रोवाइडिंग वन टाइप ऑफ सर्विस, उस पे हम लोग ये सर्विस टैक्स नहीं मांगेंगे क्योंकि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। देन एक नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ला रहे हैं, निरम्य। ये निरम्य स्कीम किसके लिए है? ऐसे लोग जो कि ऑटिज्म, पालसी, रिटार्डनेस, मल्टी डिसेबिलिटी, उनके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो उस पे भी हम लोग, इट इज इन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें। आगे ये नेगेटिव लिस्ट, वहां पर 17 कैटेगरी थी, उसमें एक था कि स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट, ये अपना सलामत सवारी एसटी हमारी, उस पे भी सर्विस टैक्स नहीं लग सकता बिकॉज इट इज इन नेगेटिव लिस्ट। लेकिन फिर सवाल होता है कि वो भी अगर कोई लग्जरी बस, एसी टाइप के कोच और ऐसा करें तो वो तो लग्जरी आइटम है, वहां पर तो लगाइए, लोग पे कर सकते हैं। तो हाँ, वो जो स्टेट पब्लिक बसेस थी वहां पर से ये उसको बदलाव किया गया ताकि एसी वालों पे जाके ये सर्विस टैक्स मांग सके। ठीक है, एनीवेज 2 चीजें होती है, नेगेटिव लिस्ट एंड एग्जेम्प्टेड। नेगेटिव में कुछ बदलाव करना है तो पार्लियामेंट का अनुमति चाहिए, एग्जेम्प्टेड में अनुमति नहीं चाहिए, गैजेट नोटिफिकेशन से आप बदलाव कर सकते हो। उससे हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसने सेबी को नोटिस भेजा है कि आपके 75 करोड़ रुपीस बकाया है सर्विस टैक्स में भर दो। सवाल कि ये सीबीएसई वालों की, सीबीईसी वालों की इतना डेयरिंग कैसे हो गया कि वो सेबी को जाके आंख दिखा दे कि 75 करोड़ बाकी है, लाओ। सीबीईसी का क्या लॉजिक है? पहली बात कि सेबी से सर्विस टैक्स मांगा है तो मतलब सेबी कहीं से कमाता होगा। कहां से कमाता है? सेबी पैसा इस तरह से कमाता है, आपने अगर आईपीओ इशू करना है तो यहां पर रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा। ऐसा कोई न्यू फंड, फॉलो ऑन, पब्लिक ऑफर, जो भी लेके आए भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी शेयर ब्रोकर ने रजिस्टर कराना है उसने भी जाके फी भरनी पड़ती है। तो ये सारा क्या हुआ? सेबी सेलिंग वन टाइप ऑफ सर्विस और सेबी को आमदनी हो रहा है, राइट। अब इस पे सर्विस टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या रूल था अपना? अगर नेगेटिव लिस्ट या एग्जेम्प्टेड लिस्ट में सेबी का नाम भी होता तो उस पर कुछ नहीं लगने वाला था। लेकिन हम पाते हैं कि 2012 का फाइनेंस बिल से जो भी चीजें आई तब से लेके अब तक, नेगेटिव लिस्ट वहां पर भी सेबी का नाम नहीं है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वहां पर भी सेबी का नाम नहीं है। आरबीआई तो बच गया क्योंकि उसका आरबीआई सर्विस स्पेसिफिक बोला है कि नेगेटिव लिस्ट में, तो उस पर नहीं लगता। बट सेबी, उसका एक भी जगह पे नाम नहीं है, नाइदर इन नेगेटिव नाइदर इन एग्जेम्प्टेड। तो मतलब उस पर तो सेबी ने भरना पड़ेगा ये जो भी आमदनी है। अब सरकार को भी अंदेशा तो था कि ये इट इज अ बॉइलिंग पॉट, तो 2016 बजट में सरकार ने ब्लैंकेट बोल दिया है कि सभी रेगुलेटर्स, ऑल द रेगुलेटर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सर्विस टैक्स विथ इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2016 से। तो भविष्य में सेबी कुछ नहीं भरना पड़ेगा। बट सीबीएसई का क्या है प्रयोजन? 2016 से लेके अपना ये 31 मार्च 2015 तक का जो पीरियड था, तब तक तो अब यू वर नाइदर इन एग्जेम्प्टेड नॉर इन दिस नेगेटिव लिस्ट। तो उस जमाने में जितना माल कमा लिया उस पे आप सर्विस टैक्स भरो। कितना है? 75 करोड़। अब स्वाभाविक है ये इतना सब बोलेंगे तो सेबी भी कुछ जवाब देगा। सेबी का जवाब ये है, वी आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड वी आर गवर्न बाय सेबी एक्ट। सेबी एक्ट में ऐसा बोला है कि सेबी बोर्ड, इट विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन इट्स वेल्थ, एसेट, इनकम एंड प्रॉफिट। हमारी कोई भी वेल्थ, एसेट, इनकम, प्रॉफिट है उस पर हमने
टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा कानून में लिखा है, इसलिए हम नहीं भरेंगे, जाओ। और ये टैक्स वाले बोलते हैं कि बराबर सेबी एक्ट है लेकिन फाइनेंस एक्ट उससे बड़ा है, इसलिए हम मान सकते हैं। तो अब ये तारीख पे तारीख और मुद्दा चलेगा, ठीक। तो रेगुलेटरी बॉडी और उसके बहुत सारे इश्यू GS2 में, उसका एक इश्यू ये भी ऑर्डर पॉइंट कहीं पे लग जाए, ठीक। अब तक समझ लिया कि बजट है रेवेन्यू पार्ट, और जो आमदनी होती है रिसीप्ट, वहां पर जो टैक्स वाली आमदनी, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स से पैसा आता है कितना, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, 8.5 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स से कितना आएगा, 7.8 लाख करोड़। आप देखिए डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा, इनडायरेक्ट से कम, ओके। लेकिन जब आप, ये तो बात हो रही केंद्र सरकार की, राज्य सरकार का भी आप जोड़ो कुल मिला के तब पता चलेगा डायरेक्ट टैक्स में कम है, इनडायरेक्ट में ज्यादा है। और इसी कारण से अपना डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कम है, ओरिजिनल मुद्दा जो शुरुआत में मैं बोल रहा हूँ, ठीक। अभी केंद्र सरकार पे फोकस करें, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस लेजिस्लेचर नहीं है ऐसी यूनियन टेरिटरी, वहां से जो भी टैक्सेशन में पैसा है उनके जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये कुल मिला के जो माल हाथ में है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। एक अंदर महसूल आवक कितना, 16 लाख करोड़ रुपए। अब टंकी में से ये पूरा माल केंद्र सरकार अपने पास नहीं रख सकती, नल में से पानी कहीं लीक हो जाएगा। एक हो जाएगा नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होम मिनिस्ट्री देखता है, पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है, तो करीब 6,500 करोड़ रुपए इधर माइनस हो गए। फिर 14 फाइनेंस कमीशन बोलेगा कि आपने इतना पैसा शेयर करना है, कितना करना है टैक्स में से 42%, तो वो पैसा दे देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, ये 16 लाख करोड़ में से 5.7 लाख करोड़ रुपीस वो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। अब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, 14 FC का पावर पॉइंट देख लेना, ठीक। तो ये दो चीजें माइनस हो गई। उसके बाद टंकी में जो पानी बचा, दैट इज कॉल्ड नेट टैक्स रेवेन्यू, चौखी महसूल आवक कितना, 16 लाख करोड़ में से बच के कितना हाथ में आया, 10.5 लाख करोड़। सब स्वाभाविक फीजल कैपेसिटी बढ़ाना था तो कुछ करना पड़ेगा। एक दवाई ये भी की सेस सरचार्ज वाली चीजें, क्योंकि दे आर नॉट टू बी शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब आगे आते हैं रेवेन्यू बजट और उसका रिसिप्ट वाली बात करें, वहां पर नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए बजट है उसका रेवेन्यू पार्ट, और वहां पर जो आमदनी हो रही है दैट इज रिसिप्ट, ओके। रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। तो टैक्स वाली रिसिप्ट और उसकी लंबी चौड़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बातें खत्म। अब इधर फोकस करते हैं, ये नॉन टैक्स वाला कौन कौन सा आमदनी सरकार को होता है। सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा कौन से नॉन टैक्स रेवेन्यू से आमदनी होती है, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। अभी सर्विसेज में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिक सर्विसेज, वहां पर ये रेलवे रेवेन्यू में जो जो पैसा है वो उसमें काउंट करेंगे। देन जनरल सर्विसेज, जैसे कि यूपीएससी, वहां पर आपने 100 रुपए का फॉर्म भरा तो यूपीएससी इज पार्ट ऑफ जनरल सर्विसेज, तो वो पैसा इधर गिनेंगे। सेम वे पुलिस, अब केंद्र सरकार की पुलिस मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, अब वहां पर जैसे कि CISF है और वो इन्फोसिस को गार्ड करने का, तो वहां इन्फोसिस ने पैसा देना पड़ेगा, यूजर फीस। तो लाइक दैट जो डिफेंस सर्विसेज के अपने जो भी एस्टेट और मालिकी के होंगे, वहां जो भी वो चीज बेचते हैं वगैरह, सो दोज इनकम वो यहाँ पर, लेकिन वो टैक्स नहीं है, इट इज इनकम। तो इकोनॉमिक सर्विस, जनरल पुलिस, डिफेंस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड फीजल सर्विसेज। फीजल सर्विसेज मतलब सरकार जो नोट या बैंक बॉन्ड वगैरह कुछ छापती है, उस सिक्योरिटी प्रेस से उनको जो आमदनी होती है। अब सर्विसेज के अंदर सबसे कम आवक कहां से होती है, फीजल सर्विसेज से, बाकी सबसे ज्यादा, ठीक। तो नॉन टैक्स में सबसे नंबर 1 क्या होगा, सर्विसेज, और उसका इंटरनल डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है। नेक्स्ट होगा प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड्स रिसीव्ड, ये कहां से मिलेगा, केंद्र सरकार है तो जो सरकारी निगमों में, सरकारी बैंकों में शेयर होल्डिंग है तो वहां से डिविडेंड में पैसा आएगा। सरकार मैंने लोन में कहीं किसी को पैसा दिया है तो ब्याज में जो रकम आएगी, दोज थिंग्स। तो डिविडेंड, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब यहाँ पर रेलवे से कितना आता है, स्टेट से कितना, डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया है। खैर इतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टाफ सिलेक्शन वगैरह में जाते हैं तो याद रख लेना। एंड थर्ड विल बी ग्रांट्स रिसीव्ड। देखिए रेवेन्यू पोर्शन में हम जो बात करते हैं वो ऐसी चीजें जो एक बार आती है और खत्म हो जाती है। तो अगर लोन की बात चलती तो वो चलती कैपिटल अकाउंट में। ग्रांट्स की बात चलेगी मतलब वो एक बार पैसा आया और वापस नहीं करना है, सो ग्रांट रिसीव्ड, तो वो भी अपने को होती है। बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालो नॉन टैक्स रेवेन्यू तो सर्विस, प्रॉफिट इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड लास्टली ग्रांट्स, ठीक। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू उसके अलग अलग कंपोनेंट, जैसे ये मैं बोला फीजल सर्विसेज, करेंसी, कॉइन एंड मिंट, अदर फीजल सर्विसेज, उससे कितना मिलता है, सो ऑन। सारे आंकड़े अपने को जरूरत नहीं है, बट आप नाम देख लेना, कहीं कुछ क्लासिफिकेशन में पूछे। एक और बात, मैंने आपको बोला कि डिविडेंड, प्रॉफिट इंटरेस्ट, डिविडेंड वो यहाँ पर गिनते हैं, तो आप पाएंगे कि ये डिविडेंड में ढेर सारा माल है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। वहां पर रेलवे डिविडेंड भी आता है। अब रेलवे डिविडेंड कौन तय करता है और कितना है, रेलवे डिविडेंड इज 4% और तय कौन करता है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी। अगेन रेलवे की कोई परीक्षा, उनके जो भी क्लरिकल ग्रेड में, तो ये कुछ पूछ सकते हैं। तो रेलवे डिविडेंड कितना है, 4%, और कौन तय करता है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी।
और अलग अलग चीजें, सप्लाईज एंड डिस्पोजल, स्टेशनरी, पब्लिक वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड यूटिलिटी, फिर अपना ये मिनिस्ट्री एंड जो भी पब्लिकेशन डिवीजन है, ईयर बुक बेचा उससे कितना पैसा आएगा, सो एंड सो ऑन। और अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज, यहां हम पाते हैं 98,000 करोड़ रुपीस हमको मिल गया। आश्चर्य की बात है, ऐसा क्यों मिला? बिकॉज अदर कम्युनिकेशन में आएगा स्पेक्ट्रम सेल भी इधर गिनते हैं। स्पेक्ट्रम ऑप्शन करने से केंद्र सरकार को जो माल मिला वो इधर लिखेंगे। अब सवाल, 2015 के अंदर स्पेक्ट्रम ऑप्शन किया गया और 1 लाख करोड़ से ज्यादा बीडिंग हुआ था और उतना पैसा सरकार को मिला, तो इधर 1 लाख करोड़ क्यों नहीं है, इधर 98,000 क्यों है? बिकॉज स्पेक्ट्रम ऑप्शन में ये प्रावधान था, सारा पैसा मुकेश भाई ने एक साथ नहीं दे देना था, टुकड़ों टुकड़ों में भरना है। तो थोड़ा इस 2015 में रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा 2016 में रिफ्लेक्ट होगा एंड सो ऑन। और रेलवे का रेवेन्यू, देखिए रेलवे का बजट अलग से बनता है, तो स्वाभाविक है वहां पर भी रेवेन्यू कैपिटल पार्ट बनते होंगे, तो जो भी रेवेन्यू वाला पार्ट बनता होगा वो सारी चीज भी यहाँ नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर एम्बेड हो जाएंगी। 1.89 लाख करोड़, तो ये भी उसका पार्ट है। देन ग्रांट इन एड, वो कहां से कितना है, सो ऑन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में कुछ पूछ सकते हैं। अब एक सवाल बनाते हैं, इनमें से कौन से सोर्सेज से केंद्र सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है? आरबीआई के डिविडेंड से, स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने से, रॉयल्टी फ्रॉम द ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। अब जवाब क्या होगा? सर्वे के अंदर, क्योंकि वो पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में हर एक कंपोनेंट की बात करेंगे और वहां कौन कौन सी चीजें आती हैं वो बात करेंगे। तो देखिए रॉयल्टी फ्रॉम ऑफशोर फील्ड वो भी मिलेगा, यस, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम लोग गिनते हैं। स्पेक्ट्रम ऑक्शन वो भी हम लोग नॉन टैक्स में गिनते हैं। डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई, ये होता है कि नहीं होता है, ऐसी कोई चीज समझ लेते हैं। हमको पता है कि आजादी से पहले देयर वर सम बैंक्स, लेकिन वहां कोलैप्स कर गया, तो फिर अंग्रेज सरकार आरबीआई जैसी कोई चीज लेके आई जिसका 49 में नेशनलाइजेशन किया गया। अब नेशनलाइजेशन किया गया उसका मतलब ये कि आरबीआई एज एन एंटिटी, वो जो भी कैपिटल से शुरू हुई है, इट इज प्रिज्यूम कि वो सारा कैपिटल केंद्र सरकार ने उसको दिया है, मतलब आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्वाभाविक है अगर सरकार मालिक है तो आरबीआई जो भी मुनाफा करेगी वहां से डिविडेंड के रूप में उनको कुछ देना पड़ेगा। तो अब सवाल की आरबीआई तो कैसे कमाती, हमने देख लिया सेबी भी पैसा कमाती है, कैसे कमाती है? आईपीओ, शेयर ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन से। तो आरबीआई कैसे कमाती है? मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर आरबीआई, एक तो रेपो एंड अदर लैंडिंग ऑपरेशन, उससे माल मिल गया। दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फॉरेन ट्रेजरी बॉन्ड, जो कि आरबीआई के पास हो तो उससे जो जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, दैट इज पार्ट ऑफ आरबीआई इनकम। ये मेन सोर्सेज है। उसके अलावा भी ये भी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस वगैरह जो जो पैसे मांगते होंगे। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो स्वाभाविक है क्योंकि आरबीआई इशू कराती है और वो सारे काम तो उसके हाथ में पैसा आएगा। फॉरेन ट्रेजरी बॉन्ड आरबीआई कैसे लेके आती है? आरबीआई का एक तो काम है कि मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा काम क्या है? एक्सचेंज रेट का भी काम देखती है। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कंपोनेंट कितने हैं? 4 हैं। वन इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है एसडीआर और चौथा रिवर्स ट्रांसपोजिशन, आरटीपी। अब ये जो पहला कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी ये राजन भाई डॉलर, येन ऐसा करके अपनी तिजोरी में नहीं रखते, वो उतने पैसों का फॉरेन गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेते हैं। जापान का खरीद लिया, यूएसए का खरीद लिया, तो वो क्या हुआ? ट्रेजरी बॉन्ड। और स्वाभाविक है वो खरीदा है तो जो जो देश है उसकी सरकार ने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू आरबीआई, तो वो क्या है? फॉरेन ट्रेजरी बॉन्ड से होने वाली आरबीआई की आमदनी। और आप ये भी जानते होंगे कि राजन के राज में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपना रिकॉर्ड हाई रहता है, और वो रिकॉर्ड हाई रहता है और वहां पर भी आप सोच सकते हैं तो उतना उतना जो भी आता होगा पैसा, और वो आपका मल्टीप्लाई विथ 60 रुपीज और जो भी चल रहा है एक्सचेंज रेट। ठीक, तो राजन ने ज्वाइन किया था सितंबर 2013 से। उससे पहले आप देखिए कि डिविडेंड में पैसा केंद्र सरकार को हार्डली 15-16 हजार करोड़ रुपए जाते थे। फिर उनका आप देखिए काम कितना, एक तो पुख्ता है और दूसरा कि वो जो भी मुनाफा होता है उसका ज्यादा पैसा सरकार के साथ शेयर भी करते हैं। तो कहीं ये 15,000 और अभी कितना चला है 2015 में 65,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आरबीआई सरकार को देती है डिविडेंड। ठीक, तो तीनों विधान सही है और अपना जवाब क्या होगा? ऑल 3 आर द सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे बजट, उसके रेवेन्यू पार्ट और वहां जो आमदनी में पैसा रिसीव टैक्स, नॉन टैक्स। ठीक है, टैक्स के अंदर फिजिकल कैपेसिटी बढ़ानी है, क्यों कैसे वो हमने समझ लिया। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का थियरी देख लिया, क्या अच्छे नुकसान फायदे, टैक्स अवॉइडेंस, इवेजन, लिटिगेशन कम कराने के लिए सरकार ने क्या किया, स्मॉल टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए क्या किया, स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग को फायदा कराने के लिए क्या, फॉरेन इन्वेस्टर को मजा आने के लिए क्या, उन पे थोड़ा
रोक लगाने के लिए मतलब GAR और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या, वो मुद्दे भी दिमाग में बैठ गए। देन नॉन टैक्स के अंदर ये कोस्ट एंड स्पेक्ट्रम वगैरह की बात कर ली, तो ये सारी चीजें खत्म। अभी आगे मुद्दा चलता है रेवेन्यू और वहां पर एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में आपको पता होगा वो डिफेंस एक्सपेंडिचर और ये वो सारी चीजें, एक बड़ा कंपोनेंट होता है सब्सिडीज। और ये सर्वे ने वहां पर बहुत लंबी एक चैप्टर बनाया है कि ये अमीर लोगों को सब्सिडी का बहुत सारा पैसा जा रहा है और उसको लीकेज कम करना है, लेकिन जेम ट्रिनिटी फायदेमंद नहीं है। तो वो क्यों, कैसे, क्या, अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसकी बात करेंगे। ठीक, अब आज का लेक्चर ये खत्म होने के बाद आप सर्वे का ये चैप्टर देख लेना, वॉल्यूम 1 चैप्टर 7 फिजल कैपेसिटी फॉर द 21st सेंचुरी। जो पढ़ा है वो दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके बाद उनमें से कौन कौन सी बात सरकार ने मानी वो हमने आज इस पूरे लेक्चर में वो भी समझ लिया। तो अब अच्छा खासा प्रीलिम मेंस का माल अपने पास हो गया। नेक्स्ट लेक्चर उससे पहले, अब क्योंकि बजट ही चलेगा तो मेरे ख्याल से आपने वो वीडियो तो देख ही लिए होंगे, फिर भी अगर ना देखा हो तो खास करके GST और 14 फाइनेंस कमीशन देख लेना, ताकि इनपुट क्रेडिट और ये शेयर्ड एंड अप्रोप्रिएटेड और वो सारी टैक्स की बातें दिमाग में आ जाए। ठीक, चलिए।